नमस्कार। आज हमारे पास मध्य और पश्चिमी भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों से जुड़ी कुछ जानकारी और नक्शे हैं। जी। और हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर इन जीवन रेखाओं की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हम्म। देखेंगे कि ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, किधर को बहती हैं, कौन सी दूसरी नदियां हैं जो इनमें मिलती हैं और इनकी क्या खास बातें हैं, हम्म। क्यों महत्वपूर्ण है ये। हाँ, तो चलिए फिर इस जानकारी को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और ये नदियां देखिए महज पानी की धाराएं नहीं हैं। हम्म। ये तो इन इलाकों की, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इनकी पूरी कहानी कहती हैं। सही। इनके बहाव ने यहाँ के भूगोल को शक्ल दी है, यहाँ के जंगल जानवरों को पाला है और इंसानी बस्तियों को भी तो आधार दिया है। हाँ, वो तो है। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो भी यही दिखाती है कि कैसे कुछ नदियां दक्षिण का रुख करती हैं और विशाल गोदावरी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा। तो वहीं माही जैसी नदी है, वो पश्चिम की ओर अपना अलग ही रास्ता चुन लेती है। हाँ, वो अलग है। तो इन जल प्रणालियों की बारीकियों को समझना एक तरह से इस पूरे क्षेत्र के ताने बाने को समझने जैसा है। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों से ही करते हैं, जो गोदावरी बेसिन की तरफ जाती हैं। हाँ, ठीक रहेगा। तो पहली नदी लेते हैं वर्धा। जानकारी के मुताबिक ये कहाँ से अपना सफर शुरू करती है? हाँ, वर्धा नदी। देखिए, इसका उद्गम है सतपुड़ा पर्वतमाला से, जो मध्य भारत की एक मुख्य रेंज है। सतपुड़ा। हाँ, और स्पेसिफिकली ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, वहाँ मुल्ताई तहसील है, उसमें वर्धन शिखर से निकलती है। अच्छा, वर्धन शिखर। जी। सतपुड़ा रेंज तो वैसे भी कई नदियों का स्रोत है और वर्धा उनमें से एक जरूरी नदी है। अच्छा, तो सतपुड़ा यहाँ एक बड़े वाटरशेड, मतलब पानी को बांटने वाले इलाके की तरह काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वर्धा महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। और जानकारी में था कि आगे चल के इसका किसी और नदी से संगम भी होता है ना? काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही। महाराष्ट्र में बहते हुए वर्धा नदी का संगम एक और जरूरी नदी वेनगंगा उससे होता है। वेनगंगा। हाँ, और इन दोनों नदियों के मिलने के बाद जो एक साथ धारा बनती है, उसे प्राणहिता नाम दिया गया है। प्राणहिता। जी। और ये प्राणहिता नदी फिर आगे बढ़कर गोदावरी नदी में मिल जाती है, जो दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में से एक है। तो आप देखिए कैसे वर्धा गोदावरी जैसी इतनी बड़ी नदी प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन जाती है। प्राणहिता, नाम में ही कितना जीवन देने वाला भाव है। और जैसा कि जानकारी में एक दिलचस्प पॉइंट भी था कि वर्धा का एक पुराना नाम वर्दा भी था। हाँ, वर्दा। जिसका मतलब है वरदान देने वाली। ये नाम और प्राणहिता नाम दोनों ही इन नदियों के महत्व को जैसे उजागर करते हैं। निश्चित रूप से। और यहाँ दिलचस्प बात ये भी है कि ये नदियाँ कैसे एक एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं, एक जाल सा बुनती हैं। हाँ, एक नेटवर्क। वर्धा और वेनगंगा का मिलना और फिर प्राणहिता के रूप में गोदावरी में समाना, ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी जीवन देने वाली नदी प्रणाली बनाती हैं। सही। सतपुड़ा पर्वतमाला यहाँ सिर्फ उद्गम स्थल नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण जल विभाजक भी है, जो पानी के बहाव की दिशा तय करती है। और वर्धा नाम वो इसी बात का प्रतीक है कि कैसे सदियों से इन नदियों ने आसपास के इलाकों को सींचा है, उन्हें उपजाऊ बनाया है और वहाँ जीवन को संभव बनाया है। सचमुच एक वरदान की तरह। हाँ, वरदान। ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि संस्कृति और आजीविका का भी स्रोत है। ये तो सच है। अब वेनगंगा नदी पर आते हैं, जो वर्धा से मिलकर प्राणहिता बनाती है। इसका उद्गम कहाँ बताया गया है? वेनगंगा भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। इसका स्रोत सिवनी जिले में है, परसवाड़ा पठार पर, मुंडारा गांव के पास। अच्छा, सिवनी जिला। जी। यहाँ से निकलकर ये भी दक्षिण दिशा की ओर ही बहती है। तो ये भी सतपुड़ा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हाँ, उसी इलाके से। और दक्षिण की ओर बहकर वर्धा से मिल जाती है। जानकारी में इसके कुछ स्थानीय नाम या कुछ कॉन्सेप्ट्स का भी जिक्र था, जैसे सिवनी की गंगा। हाँ, सिवनी की गंगा। और छप्पन का मैदान। इनका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, सिवनी की गंगा कहना यह दिखाता है कि वहां के लोग इस नदी को कितना पवित्र और महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पूरे भारत में गंगा का महत्व है, ये नदी के प्रति एक गहरे सम्मान और जुड़ाव का प्रतीक है। सही कहा। और वो छप्पन का मैदान वाली बात भी काफी रोचक है। हाँ, वो क्या है? ये संभवतः इस ओर इशारा करता है कि वेनगंगा अपने बहाव क्षेत्र में, खासतौर पर जब बाढ़ आती होगी, तो एक चौड़ा और समतल मैदान बनाती है। अच्छा, बाढ़ का मैदान। हाँ, और ऐसे मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, खेती के लिए एकदम सही। बिल्कुल। उपमाएं
उनके जीवन देने वाले गुणों के कारण ही दी जाती हैं। हाँ, मतलब ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि नदी के कैरेक्टर और उसकी इंपॉर्टेंस को भी दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब कन्हान नदी की बात करते हैं। उपलब्ध जानकारी देखें तो ये भी सतपुड़ा से ही छिंदवाड़ा जिले से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है। इसका अंत कहाँ होता है? कन्हान नदी, हाँ, ये दक्षिण की ओर बहती हुई नागपुर शहर के पास अम्भौरा नाम का गांव है, उसके पास वेनगंगा नदी में मिल जाती है। अच्छा, ये भी वेनगंगा में? जी, तो ये भी उसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो आखिर में गोदावरी में मिलता है। और ऐसा लगता है कि कन्हान अपने आप में कई और नदियों को समेट लेती है। जानकारी में इसकी कई सहायक नदियों के नाम दिए हैं: पेंच, बेल, जाम, कुल्था, शक्कर, बाघ। हाँ, काफी सारी हैं। ये तो एक तरह से छोटी नदियों का कलेक्शन सेंटर जैसी लगती है। बिल्कुल। और यहीं पे एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। क्योंकि इन सहायक नदियों में से एक पेंच नदी है, जिसका नाम काफी सुना हुआ है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कन्हान नदी वाकई में सतपुड़ा पहाड़ियों के एक बड़े हिस्से से पानी इकट्ठा करने वाली मुख्य धारा की तरह काम करती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसा आपने गिनाया। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये पूरा नदी तंत्र, कन्हान और उसकी सहायक नदियां, फिर कन्हान का वेनगंगा में मिलना, ये सब मिलकर सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी ढलानों की पानी को बहुत प्रभावी ढंग से दक्षिण की ओर ले जाता है। वेनगंगा के जरिए? हाँ, वेनगंगा के माध्यम से गोदावरी सिस्टम तक। ये पानी के निकास का एक बहुत महत्वपूर्ण नेटवर्क है। तो अब जरा पेंच नदी पर फोकस करते हैं। हाँ, ये कन्हान की सहायक है, उद्गम छिंदवाड़ा सतपुड़ा से ही। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जो हमारी जानकारी में खास तौर पे बताई गई है? पेंच नदी की सबसे खास बात, जो स्रोत सामग्री में भी हाईलाइट की गई है, वो ये है कि ये प्रसिद्ध पेंच नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर बहती है। ओ, पेंच नेशनल पार्क। हाँ जी, ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल फैक्ट नहीं है, इसका बहुत गहरा इकोलॉजिकल महत्व है। हाँ, ये तो वाकई बहुत खास बात है। एक नदी जो एक नेशनल पार्क की लाइफलाइन हो, कमाल है। जानकारी में पेंच की एक सहायक नदी कुलबेहरा का भी जिक्र है। हाँ, कुलबेहरा, जो पेंच के कन्हान में मिलने से कुछ किलोमीटर पहले, शायद 7-8 किलोमीटर पहले इसमें मिलती है। बिल्कुल। देखिए, किसी नेशनल पार्क से होकर बहने वाली नदी उस पूरे संरक्षित क्षेत्र के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हाँ, जाहिर है। पेंच नदी न केवल उस पार्क के बाघों, तेंदुओं, हिरणों और न जाने कितने ही वन्य जीवों के लिए पीने के पानी का पक्का स्रोत है, बल्कि ये उस जंगल की सेहत को बनाए रखने में भी मदद करती है। नदी के किनारे एक खास तरह की वनस्पति उगती है जो कई जीवों का घर बनती है। ये एक तरह से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी काम करती होगी, जिससे जानवर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आ जा सके। हाँ, ये मुमकिन है। और कुलबेहरा नदी का जिक्र और जानकारी में उसके लिए गहरी घाटियों और झरनों का जिक्र होना, ये दिखाता है कि ये इलाका सिर्फ समतल नहीं है, बल्कि पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ भी है। अच्छा। जो अलग अलग तरह के माइक्रो हैबिटेट्स बनाता है और बायोडाइवर्सिटी को और बढ़ाता है। पेंच नदी का पार्क से गुजरना वाकई प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो पेंच नदी और नेशनल पार्क के रिश्ते की एक बढ़िया तस्वीर सामने रखता है। तो ये थी सतपुड़ा से निकलकर दक्षिण में गोदावरी की ओर जाने वाली कुछ खास नदियां: वर्धा, वेनगंगा, कन्हान और पेंच। जी। अब हम दिशा बदलते हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली एक बड़ी अनूठी नदी माही पर नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक माही नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन ये सतपुड़ा रेंज से थोड़ा अलग विंध्य रेंज के पास से निकलती है। विंध्य रेंज। हाँ, स्रोत बताता है कि ये धार जिले में सरदारपुर तहसील के पास मिंडा गांव से निकलती है। मिंडा गांव, धार जिला। ठीक है। और इसका रास्ता तो काफी दिलचस्प लगता है। हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश से निकलकर ये उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान में जाती है, फिर घूमकर दक्षिण पश्चिम की ओर गुजरात में और आखिर में अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। जी। और जैसा कि जानकारी में बताया गया है, इसकी सबसे हैरान करने वाली बात ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। हाँ, ये कैसे संभव होता है? हाँ, ये माही नदी की एक बहुत ही खास पहचान है और अक्सर एग्जाम्स वगैरह में भी ये सवाल आता है। अच्छा। जी, ये कर्क रेखा को 2 बार इसलिए काटती है क्योंकि इसका रास्ता एक बड़े यू शेप जैसा है। यू शेप? हाँ, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, राजस्थान में जाती है। वहां ये कर्क रेखा को पहली बार काटती है। पहली बार राजस्थान में? हाँ, फिर राजस्थान में बहते हुए ये अपना रास्ता बदलती है और तेजी से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अच्छा, एक मोड़ लेती है। बिल्कुल। इस मोड़ के बाद जब ये गुजरात में प्रवेश करती है
और खंभात की खाड़ी की तरफ बढ़ती है तो ये कर्क रेखा को दूसरी बार पार करती है। तो गुजरात में दूसरी बार? जी, तो ये जो यू टर्न है यही इसके 2 बार कर्क रेखा काटने का कारण है। ये भारत की एकमात्र मुख्य नदी है जो ऐसा करती है। कमाल है। तो ये यूटर्न ही इसकी कुंजी है। ये नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन राज्यों के लिए इसका क्या महत्व है? जानकारी में कुछ बांधों का भी जिक्र था। निश्चित रूप से माही नदी इन तीनों ही राज्यों के लिए, पर खासकर राजस्थान और गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवनदायिनी है। इसका पानी सिंचाई और पीने के लिए इस्तेमाल होता है और इससे बिजली भी बनती है। जानकारी में 2 बड़े बांधों का जिक्र है। एक बजाज सागर बांध जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है, बजाज सागर, हाँ। और दूसरा कडाना बांध जो गुजरात के महिसागर जिले में है। कडाना बांध। जी, ये बांध न केवल पानी जमा करते हैं बल्कि बाढ़ रोकने में भी मदद करते हैं और इनसे निकली नहरें हजारों हेक्टेयर जमीन को सींचती हैं। इससे खेती बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। बिल्कुल। माही नदी पर बने ये प्रोजेक्ट्स इन इलाकों की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। इसकी कई सहायक नदियां भी हैं, जैसा आपने पहले कहा था, सोम, जाखम, अनास, पनाम वगैरह। ये सब मिलकर इसके पानी के इलाके को और बड़ा बनाती हैं और इसके महत्व को बढ़ाती हैं। आपने सोम और जाखम नदियों का जिक्र किया। जानकारी में एक खास संगम स्थल का भी उल्लेख है, बेनेश्वर धाम। हाँ, बेनेश्वर धाम, जहां सोम, माही और जाखम नदियां मिलती हैं। इसे त्रिवेणी संगम कहा गया है। हाँ, बेनेश्वर धाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जैसा कि डिटेल में बताया गया है, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर? जी, यहाँ 3 नदियां, सोम जो उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं, माही जो मुख्य नदी है, और जाखम जो प्रतापगढ़ के पास से निकलती हैं, इनका पवित्र संगम होता है। 3 नदियां? हाँ, 3। ऐसे 3 नदियों के मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम कहते हैं और भारत में ऐसे संगमों को बहुत पवित्र माना जाता है। जैसे प्रयागराज में है। बिल्कुल। बेनेश्वर धाम का खास तौर पर आदिवासी समुदायों के लिए, विशेषकर भील जनजाति के लिए बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अच्छा, आदिवासियों के लिए? जी, यहाँ हर साल माघ पूर्णिमा पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ? हाँ, हालांकि स्रोतों में ऐतिहासिक कहानियों का सिर्फ जिक्र भर है, पर यह पक्का है कि ये जगह पीढ़ियों से आस्था, संस्कृति और सामाजिक मेलजोल का एक बड़ा केंद्र रही है। ये संगम सिर्फ नदियों का मिलन नहीं है, बल्कि संस्कृतियों और परंपराओं का भी संगम है। तो ये संगम सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है, बल्कि इसका गहरा कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व भी है। बहुत खूब। बिल्कुल। तो आज हमने मध्य और पश्चिमी भारत की कुछ प्रमुख नदियों की कहानी सुनी, जैसा हमारे स्रोतों ने बताया। हमने सतपुड़ा से निकलकर दक्षिण में गोदावरी सिस्टम से जुड़ने वाली वर्धा, वेनगंगा, कन्हान और पेंच नदियों को समझा। जी। पेंच का नेशनल पार्क से गुजरना एक खास बात थी। फिर हमने पश्चिम की ओर बहने वाली माही नदी को देखा, जिसका वो यू टर्न उसे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली अनोखी नदी बनाता है। हाँ, वो यू टर्न। और जिसका सोम और जाखम के साथ संगम बेनेश्वर धाम जैसे पवित्र स्थल का निर्माण करता है। तो इस सारी जानकारी को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? हाँ, अगर हम सार देखें तो पहली बात तो ये है कि मध्य भारत का जो पठारी और पहाड़ी इलाका है, खासकर सतपुड़ा और विंध्य रेंज, ये कई जरूरी नदियों का उद्गम स्थल है। बिल्कुल, सोर्स है। दूसरी बात, इन नदियों के रास्ते अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं। कुछ दक्षिण की ओर बहकर पेनिनसुलर इंडिया की बड़ी नदी प्रणालियों में, जैसे गोदावरी में मिलती हैं, तो कुछ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। तीसरी बात, हर नदी की अपनी खास विशेषताएं हैं, चाहे वो सहायक नदियों का बड़ा नेटवर्क हो, जैसे कन्हान का था, हाँ, या किसी प्रोटेक्टेड एरिया से गुजरना हो, जैसे पेंच पार्क से, या कोई खास ज्योग्राफिकल रास्ता हो, जैसे माही का कर्क रेखा को 2 बार काटना। सही। और चौथी बात, ये नदियां सिर्फ पानी के सोर्स नहीं हैं, बल्कि इनके किनारे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल जैसे बेनेश्वर धाम, पुराने नाम जैसे वर्धा और जीवन देने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे माही पर बने बांध, ये सब विकसित हुए हैं, जो इनके गहरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें नक्शों और विवरणों में छिपे भूगोल और संसाधनों के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। ये सिर्फ नदियों के नाम और रास्ते याद रखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये नदियां इस क्षेत्र को कैसे जीवंत बनाती हैं। उसको समझना
वाकई हमें मध्य और पश्चिमी भारत के भूगोल, उसकी पारिस्थितिकी और यहाँ तक कि इतिहास और संस्कृति की परतें खोलने में मदद करता है। ये दिखाता है कि पानी कैसे लैंडस्केप को बनाता है, बायोडाइवर्सिटी को पालता है और मानव सभ्यताओं के विकास का आधार बनता है। स्रोत सामग्री हमें इसी समझ की ओर ले जाती है। और अंत में एक विचार जो दिमाग में आ रहा है, हमने देखा कि स्रोतों में प्राचीन नाम वर्दा और पवित्र संगम स्थल बेणेश्वर धाम का जिक्र है। जी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि नदियों के किनारों पर इतिहास की गहराइयों में और कौन सी अनकही कहानियां होंगी, कौन से भूले बिसरे स्थल या परंपराएं दबी हुई होंगी, जिनके बारे में शायद आज हम बहुत कम जानते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। ये शायद आगे और खोजबीन का विषय हो सकता है।